आपने भी उसी इलाके को देखा समझा हुआ है और आज का एक तरीके से वोटों के बारे में आपको आकलन भी आ गया है। क्या आपकी टिप्पणी है? एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज कोई लड़ाई नहीं है। फर्रुखाबाद में केवल एक सीट पर लड़ाई है और जैसा अभी शुक्ला जी बता रहे हैं हाथरस में एक सीट पर लड़ाई है। 3 ही है वहां, 2 पर बता रहे हैं कि 2 गठबंधन के पास जा रही है। दूसरा मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इटावा की कानपुर ऊपर वाली जो सीटें हैं कानपुर नगर की और कानपुर से बुंदेलखंड की, उनको छोड़ दें तो इसके इधर की इटावा से पहले वाली जो पूरी बेल्ट है, इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन की लहर है एक तरह से। और ये डबल सीटों का जहां तक सवाल है तो 8 सीट थी पिछले बार, 8 दूनी 16 का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। आप इतना समझ लीजिए कि बीजेपी की स्थिति कहीं उल्टी ना हो जाए इसके। अगर बुंदेलखंड वाली सीटों को छोड़ते हैं, बुंदेलखंड में भी झांसी में बहुत अच्छी स्थिति है, तो इधर की जो स्थिति है और कानपुर नगर में जिस तरह का वोटिंग हुआ है, इसके अलावा अगर आप आज प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे, गृह मंत्री को भाषण को सुनेंगे, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भाषण इतना डिसअपॉइंटिंग, प्रधानमंत्री ने कभी इस तरह का भाषण, बहुत अपेक्षाएं उनसे नहीं है कि वो किस तरह से कहां तक बोल सकते हैं, लेकिन आप एक पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है, जो एक तरफ आपका दावा है कि आपने सारे गुंडे बदमाशों को खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं लोग। क्या कर रहे थे पिछले 8 साल से? वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं खत्म हुई है अब तक? क्या कोई कार्रवाई की गई है इस तरह की? इन लोगों को बंद क्यों नहीं किया गया है अब तक? आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं क्या? मतलब एक आतंकवादियों की पार्टी देश में चुनाव लड़ रही है और अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टी उसको लड़ने दे रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इनकी चुनाव आयोग से मान्यता समाप्त होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की अब तक। तो इतना डिसअपॉइंटिंग भाषण कोई प्रधानमंत्री देगा, ये इससे समझ में आता है कि वो कहां जा रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। इसको कहने की शायद उनको जरूरत नहीं पड़ती अगर वो ठीक ठाक लड़ रहे होते। आप 2014 के चुनाव से पहले देखेंगे, ठीक है, 17 के चुनाव में उन्होंने वो कब्रिस्तान पाकिस्तान, वो कब्रिस्तान और उसका शमशान का उदाहरण दिया, वरना प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा इतना गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसी कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं की थी। उनके बाकी के लोग करते रहे हों अलग बात है। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री अगर किसी पार्टी को आतंकवादी पार्टी कहता है, आतंकवादियों से संबंध है कह रहा है, तो सबसे पहले उस आदमी को रिजाइन करना चाहिए कि भाई ऐसी पार्टी में आप अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एक भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी के खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए थी, आपको जांच बिठा देनी चाहिए थी। तो इतना डिसअपॉइंटिंग भाषण अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिति है क्या। और ये ऐसे ही नहीं है, कोई प्रधानमंत्री जैसे पद का आदमी जब कुछ बोलता है, आप फिर वहां जाके आप अपना नाम लेके कहते हैं कि मेरे नाम से दोगे, तो आपके नाम से दे देंगे, लेकिन आपने उन नाम में ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं जो वहां जो कुलदीप सिंह सेंगर ने किया था उसके लिए। निश्चित रूप से आपके नाम से वोट दिया जा सकता है, लेकिन फिर आपको उन नाम में कहना चाहिए था कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर ने जो कुछ किया उसके लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में मेरी पार्टी में इस तरह का कोई आदमी नहीं रहेगा, मैं नहीं होने दूंगा इस तरह का। मैं हाथरस की घटना के लिए माफी मांगता हूं, मैं कानपुर देहात की घटना के लिए माफी मांगता हूं। जो इस चरण में जो हुआ, जो मनीष गुप्ता के साथ हुआ, ऐसा भविष्य में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। तो आप इस तरह का कुछ कहते, आपको लगता है कि हर बार आप जो भी आएंगे, जो मन में आएगा आपके कहने से, ठीक है, 2019 के चुनाव में यही हुआ था। 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने लिए अपने नाम से ही वोट मांगा, लेकिन वो किसी हद तक, इस हद तक ठीक था कि क्योंकि प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा था, पार्लियामेंट का चुनाव था, तो पार्लियामेंट में आप मांग रहे थे। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो या तो विधानसभा के चुनाव में यहां जो कुछ हुआ है उसके लिए भी आप अपना स्पष्टीकरण दें, कुछ कहें, लोगों को आश्वासन दें। आज साणों का भी जिक्र किया है उन्होंने कि हम नई व्यवस्था बनाएंगे 10 मार्च के बाद।
क्यों भाई 5 साल से क्यों नहीं बनाई व्यवस्था? आपको पता नहीं था क्या? सांडों से लोग परेशान हैं, और सांडों से परेशान लोग नहीं है सिर्फ, आप इस प्रदेश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 14 लाख सांडों को और गायों को पालने की इकोनॉमी अलाउ करती है कि क्या हम उसको गवर्नमेंट के खर्चे पे इस तरह से? आपको चाहिए था ये कि अगर यही था तो एक अल्टरनेटिव प्लान लेके आए होते। सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज करना चाहिए था, ताकि ये मेल बच्चे पैदा ना हो, फीमेल पैदा हो। और उत्तराखंड में देखता हूं, जरा सा स्टेट है, आप 100 रुपए में सेक्स सॉर्टेड सीमन मिलता है वहां। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए का सेक्स सॉर्टेड सीमन मिलता है। तो आप क्या इतना भी नहीं कर सकते जो उत्तराखंड कर सकता है? सांड अपने आप पैदा कम होंगे, फिर जो बचेंगे, फीमेल बचेगी तो, और अच्छी नस्ल की फीमेल होगी अगर, तो वो अल्टरनेटिव प्लान लेके आओ। आपको सिर्फ भाषण करना है, कुछ है नहीं ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति इस समय की है, अगर मैं इटावा की भाषा में कहूं इसको, तो एक तरफा रहे है सर जी, एक तरफा रहे है। इस बेल्ट में कोई, हाँ, इस बेल्ट में एक सीट पे फर्रुखाबाद में, जो मैं, आप कह सकते हैं क्या होगा, कह नहीं सकते। यहाँ जो आपने अभी उनका जिक्र किया था सिरसागंज का, मैंने फिर उसके बाद लोगों से बात की है। हाँ, 2-3 हजार वोट ले सकते हैं वो यादवों का, क्योंकि वो बहुत दिन से गए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि वो जिनका वोट ले रहे थे, वो जिनके करीबी हैं, वो इनके भी तो करीबी हैं। मतलब क्या वो अखिलेश और शिवपाल सिंह और इनको, मुलायम सिंह को भूल के क्या उनके साथ जाएंगे? तो आप बहुत करीबी यादवों को, बहुत ज्यादा लोगों का नहीं वोट ले सकते वहां, क्योंकि बिल्कुल नजदीक के लोग हैं, और वहां जिस सीधे जुड़े हुए हैं लोग। कहीं दूर का मैटर होता तो यह है कि भाई ठीक है, सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। वहां शिवपाल सिंह से जुड़े हुए हैं, रामगोपाल सिंह से जुड़े हुए हैं, नेताजी से तो एक एक परिवार जुड़ा हुआ है। सिरसागंज माने कायम, मतलब सिकोहाबाद से इटावा की तरफ का इलाका, जो बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है इटावा का। जसवंत नगर के ठीक बगल वाली सीट है ये। तो यहाँ तो छोटे छोटे काम के लिए भी लोग वहां शिवपाल सिंह के पास जाते हैं। तो ये उसमें कोई संभावना नहीं समझ में आ रही है, कोई संभावना नहीं है।